टेक्स्ट बुक हिस्ट्री की है। ये क्लास 6 का सेकंड चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? सेकंड चैप्टर है। इससे पहले अध्याय 1 का वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको भी जाके देख सकते हैं। अध्याय 1 में बताया गया था कि हमें अध्याय दूसरे में क्या पढ़ना है, तीसरे में, चौथे में, पाँचवें में, यानी इस बुक में टोटल 14 अध्याय हैं और 14-12 अध्याय के बारे में, यानी किस अध्याय में क्या पढ़ना है, ये अध्याय 1 में बताया गया था। यानी जो अध्याय 1 था वो एक इंट्रोडक्शन क्लास था। आइए, जैसा कि हमने अपने पहले वीडियो में बताया था, हम इस बुक को ख़त्म करेंगे। हर रोज़ एक चैप्टर का वीडियो आएगा, क्योंकि हाल के दिनों में देखा गया है कि आजकल जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन सीधे टेक्स्ट बुक से रह रहे हैं। ठीक है, अध्याय 2 है, इसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, अगर कोई घटना घटी है तो घटना कब घटी है, अगर कब घटी है इसका पता चला तो कहाँ पे वो घटना कहाँ घटी है। ठीक है, कहाँ घटी है तो उसके बाद वो घटना घटी तो कैसे घटी, तीनों चीज़ के बारे में पता करना है और कैसे पता चलेगा वही इस अध्याय में हमें देखना है। तो आइए देखते हैं। सोनी का सवाल। सोनी अपनी सहेली पिंकी के साथ टेलीविज़न देख रही थी। टेलीविज़न पर दिखाया जा रहा था कि मानव धरती पर हजारों साल से रह रहा है। सोनी सोचने लगी और पिंकी से बोली, इतने वर्षों पहले क्या हुआ यह कोई कैसे जान सकता है। पिंकी, जो सोनी से 5 वर्ष की बड़ी थी, इस प्रश्न का उत्तर निम्न तरीके से देना शुरू किया। ये दो सहेली आपस में बात कर रही हैं। एक का कहना है कि अगर कोई भी घटना अगर हाल फिलहाल की घटी है तो उसके बारे में तो पता किया जा सकता है, लेकिन वैसी घटनाएं जो धरती पे हजारों साल पहले घटी थे उसके बारे में कैसे पता किया जा सकता है। आइए देखते हैं, हजारों साल पहले क्या हुआ, कैसे पता लगाएं। ठीक है, कल क्या हुआ था यह जानने के लिए हम रेडियो, टेलीविज़न या फिर अखबार की मदद लेते हैं। 10-20 साल पहले क्या हुआ यह हम अपने माता पिता, दादा दादी या नाना नानी से जान लेते हैं, लेकिन हजारों वर्ष पहले क्या हुआ था इसकी जानकारी हम इतिहास से प्राप्त करते हैं। यथा हमारे पूर्वज कौन थे, वे कहाँ रहते थे, वे क्या खाते थे और कैसे कपड़े पहनते थे। अतीत से लेकर वर्तमान तक जानकारियाँ हमें इतिहास से ही मिलती है। इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि अगर 1 दिन पहले, 10 दिन पहले या 10 साल पहले कौन सी घटनाएं घटी थी और कैसे घटी थी, इसकी जानकारी हम अपने माता पिता या टेलीविज़न, अखबार से ले सकते हैं। पर वैसी घटनाएं जो हजारों वर्ष पहले घटित हुई थी उसकी जानकारी हम इतिहास से ही प्राप्त कर सकते हैं। इतिहास से प्राप्त कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं और इतिहास किसे कहते हैं, इतना चीज़ इतने पैराग्राफ में दिया हुआ है। आइए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। अध्ययन का काल निर्धारण कैसे करें। ठीक है, पता अध्ययन का काल अतीत से लेकर वर्तमान तक विभिन्न घटनाओं का तिथि क्रमानुसार अध्ययन एवं विश्लेषण ही इतिहास का विषय है। इतिहास का विषय क्या होता है? जो वर्तमान तक, यानी जो पहले अतीत में जो घटनाएं घटी थी उससे लेकर अभी तक जो भी घटनाएं हैं उनकी तिथिवार अध्ययन करना ही इतिहास का विषय होता है। इस काम में आसानी के लिए इतिहास को कालखंडों में बांटा जाता है। सामान्यतः 3 कालखंड निर्धारित किए जाते हैं, प्राचीन, मध्य एवं आधुनिक। किंतु यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ऐतिहासिक प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और यह विभाजन इस प्रक्रिया में कहीं भी बाधा नहीं बनते हैं। इतिहास को समझने के लिए, जानने के लिए क्या किया गया है? 3 कालखंड में निर्धारित किया गया है। पहला प्राचीन, दूसरा मध्य और तीसरा आधुनिक हो जाता है। ठीक है, इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि इतिहास के कालक्रम को 3 भागों में बांटा गया, प्राचीन, मध्य एवं आधुनिक। आइए आगे के पैराग्राफ में देखते हैं। प्रत्येक ऐतिहासिक युग की अपनी विशेषताएं होती हैं। भारत में प्राचीन काल मानव जाति के आरंभिक क्रियाकलापों से 8वीं शताब्दी पूर्वार्ध 700 से 750 ईस्वी तक निर्धारित किया। 8वीं शताब्दी का कार्यकाल क्या हो जाता है? 700 से 750 ईस्वी तक। आगे देखते हैं,
इसके आरंभिक चरण को पूर्व ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है, क्योंकि उस युग की घटनाओं का कोई क्रमबद्ध लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है। इस काल में मनुष्य ने आग, ठीक है, आग एवं पहिया का उपयोग सीखा, खेती एवं पशुपालन सीखा। इसी समय गांव एवं कस्बों तथा शहरों का विकास हुआ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से सुसंगठित राज्यों का निर्माण आरंभ हुआ और कालांतर में विशाल साम्राज्यों की स्थापना हुई। 6ठी शताब्दी ईस्वी तक आते आते इन साम्राज्यों का विघटन होने लगा और पुनः छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में आने लगे। इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि ऐतिहासिक काल का जो प्रारंभिक चरण था उसके कैसे उसका क्रमबद्ध विकास हुआ। ठीक है, मनुष्यों ने सबसे पहले आग, ठीक है, आग का खोज हुआ और फिर पहिया का। जब आग का खोज हो गया, अब तक मानव कच्चे मांसों को खाते थे या कर्ण मुंड जो भी खाते थे वो कच्चा होता था, लेकिन जैसे ही आग का आविष्कार हो गया तो उन्होंने इसे पकाकर खाना शुरू कर दिया। उसके बाद आगे चलकर पहिए का खोज हुआ। जब पहिए का खोज हुआ तो मनुष्यों को कृषि करना आसान हो गया, क्योंकि पहियों में क्या होते थे, लकड़ियाँ जोड़ करके गाड़ी बना ली जाती थी, जिससे कृषि करना आसान हो गया। जब कृषि होने लगा तो उस कृषि की देख रेख करने के लिए क्या हुए, खेत के पास लोग रहना शुरू किया और उस खेत के पास जब रहते थे तो पशुपालन भी शुरू किया। इस तरह लोग छोटे छोटे क्या हुआ, गांव और कस्बों का निर्माण हुआ। जब गांव और कस्बों का निर्माण हुआ तो लोग एक जगह रहने लगे। जब यही गांव और कस्बों के लोग एक नियम कानून और एक सिलसिलेवार ढंग से रहने लगे, तब क्या हुआ, शहर का निर्माण हुआ। पहले गांव और कस्बा बना, फिर शहर बना। वही शहर का जब आगे विस्तार होता है तो एक राज्य बनता है और एक बड़ा सा विशाल साम्राज्य बनता है, और इस साम्राज्य का क्या होता है, उत्थान होता है और फिर धीरे धीरे इसका पतन भी प्रारंभ हो जाता है। आगे देखते हैं अगले पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है। 8वीं शताब्दी के मध्य 750 ईस्वी तक ये राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे, परंतु व्यापार एवं नगरों का फिर से विकास हुआ। 11वीं शताब्दी तक नए सैन्य साधन और उन्नत उत्पादन तकनीक का विकास हुआ। इस्लाम के माध्यम से नई विचारधारा का भारत में आगमन हुआ और पुनः भारत में विशाल साम्राज्यों का गठन संभव हुआ। सांस्कृतिक समन्वयन भी हुए और सामाजिक सामंजस्य भी स्थापित हुआ। यह प्रक्रिया 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पुनः पतनशील अवस्था में आ गई। इसी के दूसरा प्रमुख काल या मध्यकाल का अंत हुआ। आगे बताया हुआ है कि जो बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य बना था वो धीरे धीरे क्या हो गया, कमज़ोर पड़ने लगा और फिर ये क्या हो गया, उसका विनाश होने लगा। फिर आगे चल के क्या होता है, इस्लामिक जो थे वो भारत में आते हैं। तो इस तरह भारत में एक नई विचारधारा की शुरुआत होती है। उस विचारधारा से क्या होता है, नए राज्य का उत्थान होता है और फिर आगे चल के वो भी धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। आगे देखते हैं, आधुनिक हो गया, मध्यकालीन हो गया। अब देखिए प्राचीन हो गया और मध्यकालीन हो गया। अब देखिए आधुनिक काल। आधुनिक काल का प्रारंभ 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से हुआ, जब पश्चिमी देशों के द्वारा नए विचार और नए प्रशासनिक व्यवहार भारत में लाई गई। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार व्यवस्था एवं आवागमन में विशेष प्रगति हुई। दुर्भाग्यवश यह नई प्रशासनिक व्यवस्था विदेशियों द्वारा स्थापित की गई थी, जो हमारे देश के आर्थिक संसाधनों का लाभ प्राप्त करना चाहते थे। इस अवस्था को उपनिवेशवाद कहते हैं। उपनिवेशवाद किसे कहते हैं, कोई देश दूसरे देश पर वहाँ पे पहले व्यापार करने के लिए आता है और व्यापार करने के साथ साथ वहाँ के प्रशासनिक गतिविधियों पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है। उसी को उपनिवेशवाद कहते हैं। पहले ये लोग आते हैं व्यापार और व्यवसाय करने के लिए, धीरे धीरे वहाँ की राजनीति में भी इंटरफेयर करते हैं और वहाँ की राजनीति को भी अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। आइए आगे देखते हैं। इसके अंतर्गत किसी उन्नत देश के किसी दूसरे कमजोर देश पर अधिकार कर उसका आर्थिक शोषण करता है। जो शक्तिशाली देश होता है और कमजोर देश पे क्या करता है, अधिकार कर लेता है और उसके आर्थिक शोषण करना प्रारंभ कर देता है।
स्वाभाविक था कि भारतीयों में इसके विरुद्ध एक चेतना जगी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में से भारत में इस औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन प्रक्रिया शुरू हुआ, जो सत्य और अहिंसा के देखते हैं अहिंसा के सिद्धांतों से प्रेरित रहा। सन 1947 में भारत को आज़ादी मिली और एक नए संविधान बना। इस संविधान के द्वारा जनता को अपने प्रतिनिधियों द्वारा शासन का अधिकार मिला। इस पैसेज में यह बताया गया है कि पहले उपनिवेशवाद आए, जो शक्तिशाली साम्राज्य था, कमजोर साम्राज्य पर अधिकार किया। फिर उसके बाद जो विदेशी लोग आए वो भारतीयों पर शासन किया और अपने भारत को एक उपनिवेश बना लिया। उपनिवेश बनाने का सिंपल सा कारण होता है, सिंपल सा है कि उपनिवेशवाद इसीलिए बनाया जाता है ताकि उस देश का आर्थिक शोषण किया जा सके। यानी अंग्रेज क्या कर रहे थे, भारत राज्य पर शासन करके आर्थिक शोषण करना शुरू कर दिए थे। इंग्लैंड किस पे, इंडिया पे। आगे देखते हैं, काल भारत के आधुनिक इतिहास की प्रतिनिधित्व करता है। मानव जाति के इतिहास को हम कैसे जानते हैं? क्वेश्चन है कि मानव जाति के इतिहास को हम कैसे जानते हैं, इसके बारे में इस पैराग्राफ में बताया गया है। मानव जाति के इतिहास की जानकारी हमें कई स्रोतों से मिलती है। इनमें से एक स्रोत अतीत में लिखी गई पुस्तकें। इन पुस्तकों को हम ढूंढ कर पढ़ते हैं। इनमें राजाओं एवं आम लोगों के जीवन, धार्मिक विचार एवं मान्यताएं, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। ये पुस्तकें हाथ से लिखित होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्र अथवा भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। इसमें जो क्वेश्चन है कि कैसे हम इसकी जानकारी करें, तो जानकारी करने का मुख्य स्रोत क्या हो सकता है, तो जो अतीत में पुस्तकें लिखी गई थी उनको ढूंढिए और ढूंढकर पढ़ा जाता है। ठीक है, उसमें क्या पता चलता है, उसमें उस समय के राजा कैसे थे, राजा थे और वहाँ के आम लोगों का जीवन, धार्मिक विचार और मान्यताएं और औषधियाँ, विज्ञान आदि किस प्रकार की थी। ठीक है, और उस समय अब देखिए एक टर्म है पांडुलिपि। ठीक है, अपने हाथों से जो पुस्तकें लिखित गई थी, माने हैंड रिटेन हो सेल्फ, उसको क्या कहा जाता है, पांडुलिपि कहा जाता है। ये पांडुलिपियाँ किस पे लिखी जाती थी, तो ये ताड़पत्रों पे या भोजपत्रों पर। ठीक है, माने पत्ता होता था उस पर लिखा जाता था। आगे देखिए, बहुत सी पांडुलिपियाँ अब नष्ट हो चुकी हैं। कुछ पुस्तकालय एवं संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। पटना की खुदा बख्श लाइब्रेरी, एक क्वेश्चन आता है खुदा बख्श लाइब्रेरी कहाँ है, तो खुदा बख्श लाइब्रेरी हो जाएगा कहाँ पे, तो पटना में। ठीक है, आगे देखिए, एवं पालीगंज स्थित भरतपुर के गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय में ऐसी अनेक पांडुलिपियाँ सुरक्षित हैं। संग्रहालय और अन्य संस्थाओं में भी आप पांडुलिपियाँ देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त लिखित स्रोतों में अनेक महाकाव्य एवं कविताएं एवं नाटक आदि हैं। इनमें से कई संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं, जबकि अन्य प्राकृत, तमिल एवं कन्नड़ आदि में हैं। तो इतिहास के स्रोत का मुख्य कारण क्या हो गया, एक प्राचीन पुस्तकों को ढूंढ के पढ़िए और उसमें पता चलता है कुछ समय के राजा कैसे थे, वहाँ की प्रजा कैसे थी, वहाँ के धार्मिक राजनीतिक परिवेश कैसा था, ये हो गया। और दूसरा जो हाथ से लिखा जाता है उसको क्या कहा जाता है, पांडुलिपि कहा जाता है। ये भोजपत्रों पर लिखा रहता था, जिस वजह से बहुत सारी पांडुलिपियाँ अब समाप्त हो चुकी हैं और जो कुछ बची हुई हैं उनको सुरक्षित संग्रहित करके रखा गया है। एक खुदा बख्श लाइब्रेरी जो पटना में, और दूसरा इसमें हम लोगों ने पढ़ा पालीगंज स्थित भरतपुरा के गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय में। आइए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये ताड़पत्र पर लिखी गई पांडुलिपि, ये क्या है, ताड़पत्र पर, और ये इसके अभिलेख हैं। आगे देखते हैं, हम अतीत की जानकारी अभिलेखों से भी प्राप्त करते हैं। अभिलेख पत्थर अथवा धातु की सतहों पर नुकीले औजारों द्वारा उत्कीर्ण किए होते हैं। इन अभिलेखों में राजाओं तथा अन्य महत्वपूर्ण लोगों के आदेश और उपलब्धियां वर्णित हैं। इन्हें वैसी जगहों पर लगाया जाता है। अभिलेख से मतलब होता है जो पत्थरों पर राजाओं द्वारा खुदवाया जाता था, छेनी से खुदवा कर लिखवाया जाता था, उसको क्या कहा जाता है, अभिलेख कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं,
जहाँ अधिक से अधिक लोग आते जाते थे वहीं पे उस पत्थर को क्या किया जाता था, लगाया जाता था, ताकि लोग आते जाते उस अभिलेखों को पढ़ सकें। आगे देखते हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग उसे देख सकें और उसमें लिखित आदेशों का पालन कर सकें। इसके अतिरिक्त अतीत में बनाई गई एवं इस्तेमाल में लाई गई वस्तुओं के माध्यम से भी हम अतीत की जानकारी प्राप्त करने में सफल होते हैं। ऐसी वस्तुओं में पत्थर एवं ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, मूर्तियाँ, चित्र और सिक्के आदि आते हैं। इन सब चीज़ों से भी पता चलता है उस समय के लोग कौन से औजार इस्तेमाल करते थे, उनके द्वारा हथियार जो मिला वो किस चीज़ का बना था, उनके बर्तन कैसे थे, जो वे आभूषण पहनते थे वो आभूषण किस चीज़ का बना होता था, उनकी मूर्तियाँ और चित्र, सिक्के थे तो सिक्का किस शासक ने चलाया था, उस सिक्के पर शासक का नाम भी होता था, ईस्वी रहती थी। आगे देखते हैं, ये वस्तुएं पुरातात्विक स्रोत के रूप में जानी जाती हैं। पुरातात्विक स्रोत तो ऐसा स्रोत हो जाता है जो हमें खुदाई में मिलता है, जिससे अतीत की मनुष्यों के अतीत के बारे में जानकारी मिलता है। अर्थात काफ़ी प्राचीन होने के कारण इनके अवशेषों को ज़मीन में खुदाई कराकर प्राप्त किया जाता है। यानी अवशेष कहाँ मिलते हैं, जैसे ज़मीन की खुदाई होती है तो क्या हुआ, जो भी अवशेष मिले वो सब वहाँ से प्राप्त हुए, उनको देख के उनका अध्ययन किया गया और उनसे पता लगाया गया कि उस समय कैसे आभूषण थे, कैसे सिक्के थे, लोगों का पहनावा ओढ़ावा कैसा था। पुरातात्विक वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद कौन कहलाता है, जो पुरातात्विक वस्तुओं का क्या करता है, अध्ययन करता है। आगे देखते हैं, एक तरफ लिखा हुआ है सिक्का और दूसरी तरफ मृदभांड है, दोनों का फिगर है सामने, देख लीजिए इसको। आगे देखते हैं, पुरातात्विक वस्तुओं में जानवरों, पक्षियों एवं मछलियों की हड्डियां भी मिलती हैं, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि अतीत में किस आकार प्रकार के जीव पाए जाते थे। अनाज एवं कपड़ों का भी अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि अतीत में लोगों के पास खाने के लिए कौन कौन से अनाज थे और लोग किस प्रकार के कपड़े पहनते थे। ये नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर स्पूनर, ठीक है, क्या नाम है, डॉक्टर स्पूनर ने पटना के कुम्हरार, पटना में कुम्हरार जगह है, स्थान में खुदाई द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ निकाले। इस खुदाई में सोने के बैलों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। इससे मगध साम्राज्य की समृद्धि एवं भव्यता पर प्रकाश पड़ता है। क्या नाम है, डॉक्टर स्पूनर है, जो पटना में कुम्हरार नामक स्थान है, वहाँ पर उन्होंने क्या किया, खुदाई करवाया, और खुदाई में जो अवशेष मिला है वो सोने का है, ठीक है। बैल का टुकड़ा जो मिला किस चीज़ का है, तो वो सोने का है। इससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का यानी यह मौर्य वंश जो था उसके साम्राज्य में कितना समृद्ध और भयावह रहा होगा। आगे देखते हैं, इस तरह पांडुलिपियों, अभिलेखों, सिक्कों तथा पुरातत्व से संबंधित अन्य स्रोतों के आधार पर पुरातत्वविद एवं इतिहासकार अतीत का अध्ययन करते हैं और इन्हीं स्रोतों के माध्यम से वे अतीत की व्याख्या करते हैं। जो भी खुदाई में पांडुलिपियाँ मिली या सिक्के मिले या हथियार मिले या जो भी अवशेष मिले, उन्हीं को देख के एक अनुमान लगाया जाता है और अनुमान लगाकर इतिहास को क्या किया जाता है, लिखा जाता है कि लोगों ने ऐसे वस्त्र का उपयोग किया होगा, ऐसे हथियार लिए होंगे और इस तरह का उनका रहन सहन रहा होगा। आगे देखते हैं, सिक्के, इसमें लिखा हुआ है, सिक्के शासकों द्वारा जारी किए जाते थे, जिस पर राजकीय चिन्ह, धार्मिक चिन्ह या कई लिपि अंकित होती थी। सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। जो लोग सिक्का का अध्ययन किस में किया जाता है, मुद्रा शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। और सिक्कों से पता चलता था कि सिक्का किस राजा द्वारा प्रचलन में लाया गया था और ये कब के सिक्के हैं। एक सिक्के से भी बहुत कुछ जानकारी मिल जाती है, क्योंकि जो शासक सिक्के को लागू करता था उस पर उसके मुहर हुआ करते थे, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे के पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है। खुदाई में मिली वस्तुओं के विश्लेषण में समय का निर्धारण करना बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो समय निर्धारण के लिए कई विधियां अपनाई जाती हैं,
लेकिन जो सामान्यतः प्रचलित है वह रेडियो कार्बन विधि या कार्बन 14 पद्धति है। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि कार्बन 14 पद्धति क्या होता है। तो कार्बन 14 पद्धति के द्वारा ही कोई वस्तुएं जो हमें खुदाई के दौरान मिलती है तो उसका काल निर्धारण किया जाता है। उस काल निर्धारण से पता चलता है कि ये कितनी साल या कितने वर्ष से पुरानी है। तो आइए देखते हैं रेडियो कार्बन विधि क्या है। तिथि निर्धारण की यह काम भौतिक शास्त्री करते हैं। सारी वस्तुओं में एक प्रकार का रेडियोधर्मी पदार्थ होता है जो कार्बन 14 कहलाता है। रेडियोधर्मी वे पदार्थ होते हैं जिनमें से निश्चित दर से छोटे छोटे कण निकलते हैं। जब मनुष्य, पशु या पौधा जिंदा होते हैं तब वे जिस मात्रा में वायुमंडल से कार्बन 14 लेते हैं उसी मात्रा में रेडियोधर्मिता के कारण मरने के बाद उसे खो देते हैं। जब कोई मर जाता है तो वह वायुमंडल में कोई कार्बन 14 नहीं लेता है, यद्यपि वह इसे एक निश्चित दर पर खोता रहता है। भौतिक शास्त्री इस निहित कार्बन 14 की मात्रा का पता लगाकर उस जीव की वायु निश्चित करते हैं। रेडियो कार्बन 14 पद्धति ये होता है, कोई भी जीव जब तक जिंदा रहता है वो क्या करता है, कार्बन 14 को लेता है। ठीक है, हर चीज में कार्बन की मात्रा होती है, ऐसा कोई चीज नहीं है ब्रह्मांड में जिसमें कार्बन ना हो। तो ठीक है, जब मनुष्य और पशु जिंदा होते हैं तो जिस मात्रा में वायुमंडल से कार्बन 14 लेते हैं उसी मात्रा में रेडियोधर्मिता के कारण मरने के बाद उसे क्या करते हैं, धीरे धीरे खो देते हैं। तो जब कोई वस्तु मिलती है तो उसमें देखा जाता है कि कार्बन 14 किस मात्रा में है और उसी आधार पर उसका काल या तिथि निर्धारित किया जाता है। आइए आगे देखते हैं तिथियों का मतलब। तिथियों का मतलब क्या होता है। प्राचीन काल में हमारे देश में तिथियों की गणना विक्रम संवत और शक संवत के आधार पर होती थी। जैसे क्या होता है, विक्रम संवत और शक संवत क्या इसी आधार पे कैलेंडर चलता था। ठीक है, लेकिन अब पूरे विश्व में एक मानक रूप में तिथियों की गणना मुख्यतः ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। इसमें ईसा मसीह के जीवन को 0 वर्ष माना जाता है। उनके जन्म के पूर्व की सभी तिथियों के आगे अंग्रेजी में BC यानी बिफोर क्राइस्ट यानी उनके जन्म के पहले और हिंदी में ईसा पूर्व अर्थात ईसा के जन्म के पहले। इसी प्रकार की शुरुआत उनके जन्म के वर्ष से है। जैसे यदि कहीं 2009 ईस्वी AD एनो डोमिनी लिखा देखते हैं तो इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के बाद के 2009वें वर्ष से है। इसी प्रकार यदि वह 2500 ईसा पूर्व लिखा हुआ मत मिलता है, इसका अर्थ ईसा मसीह के जन्म के 2500 वर्ष पहले का समय है। हमने देखते हैं कि कहीं भी तिथि जो निर्धारित होती है उस पर ईस्वी या ईसा पूर्व लिखा रहता है। ईस्वी से मतलब है कि जो अभी ईस्वी चल रहा है, और ईसा पूर्व से मतलब होता है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की यह घटना है, तो कितने वर्ष पहले की घटना है। ठीक है, ये अब कहीं भी आप ईसा पूर्व या ईस्वी देखें तो इसका मतलब यही समझेंगे, ईसा पूर्व हो तो ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात हो रही है, और ईस्वी हो तो ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना है। आगे देखते हैं भौगोलिक पृष्ठभूमि क्या है। भौगोलिक पृष्ठभूमि प्राचीन काल से लेकर अब तक के भारत के इतिहास को समझने के लिए सर्वप्रथम उसकी भौगोलिक रूपरेखा की जानकारी आवश्यक है। भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। इसमें बताया गया है कि भौगोलिक दृष्टिकोण से यानी एज अ फिजिकल कंस्ट्रक्शन इंडिया को 4 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। पहला कह रहा है उत्तर के पर्वतीय प्रदेश जो तराई के जंगलों से प्रारंभ होकर हिमालय के शिखर तक फैले हुए हैं। इसमें कश्मीर, कांगड़ा, कुमायूं तथा सिक्किम के प्रदेश शामिल हैं। सिंपल सा समझिए कि भारत को समझने के लिए इसके 4 भौगोलिक दृष्टिकोण से बांटा गया है। पहला ये हो गया कि भारत के उत्तर में सबसे ऊपर क्या है, महान हिमालय है। ठीक है, ये हिमालय के बारे में बता रहा है। दूसरा क्या बता रहा है, दूसरा देखते हैं उत्तर का मैदान जो अपनी उपजाऊ भूमि और अधिक पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। इसमें सिंधु, गंगा, यमुना और सहायक नदियों से सिंचाई का काम होता है। यह देश का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। तीसरा देखते हैं
दक्षिण के पठार के अंतर्गत उत्तर में नर्मदा ताप्ती नदी बहती है। इस भाग में विंध्य तथा सतपुड़ा की पहाड़ियाँ जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से पृथक करती है। चौथा क्या है, सुदूर दक्षिण के मैदान में गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के उपजाऊ डेल्टा वाले प्रदेश मिलते हैं। इस पैराग्राफ में यह बताया गया है कि भारत को फिजिकल के आधार पर यानी भौतिकी के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले ऊपर हो जाता है हिमालय, हिमालय का क्षेत्र और हिमालय के बीच का तराई का क्षेत्र। दूसरा क्षेत्र हो जाता है जहाँ पर गंगा नदी बहती है। गंगा के ऊपर और नीचे जो क्षेत्र पाया जाता है वो मैदानी भाग हो जाता है। यह गंगा और यमुना की नदियों के कारण यहाँ की मिट्टी काफ़ी उपजाऊ हो जाती है। और तीसरा बता रहा है कि दक्षिण का पठार, जो ये भारत अगर ऐसे हो जाएगा, ये जो एरिया हो जाती है क्या हो जाता है, दक्षिण का पठार हो जाती है, पठारी एरिया हो जाती है। और चौथा बताया गया है यहाँ कृष्णा, कावेरी, नर्मदा नदी बहती हैं। इन नदियों के कारण यहाँ की भी भूमि क्या है, काफ़ी उपजाऊ होती है। यानी इसकी सुविधा दृष्टि से समझने के लिए बस इतना समझ लिए कि भारत को 4 भागों में बांटा गया है। पहला हो जाता है ऊपर, सबसे ऊपर क्या हो जाएगा, ये एरिया हो जाता है हिमालय का क्षेत्र। और दूसरा यहाँ गंगा नदी बह रही है, इसके बीच के ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा, काफ़ी भूमि उपजाऊ होती है। तीसरा ये हो जाता है विंध्यांचल रेंज, यही है जो भारत को उत्तर बिहार नीचे हो जाता है दक्षिण बिहार और ऊपर हो जाता है नॉर्थ यानी उत्तर बिहार। ये विंध्याचल रेंज क्या करती है, भारत को 2 भागों में बांटती है। यहाँ कृष्णा, कावेरी, नर्मदा नदियाँ बहती हैं। इस एरिया में भी क्या होता है, ये काफ़ी उपजाऊ होती हैं और ये कृषि की दृष्टि से काफ़ी लाभदायक है। ये क्षेत्र और ये क्षेत्र, एक तो हो गया हिमालय क्षेत्र, दूसरा हो गया गंगा और मैदानी क्षेत्र, तीसरा ये हो जाएगा ये दक्कन का पठार और नीचे हो जाएगा चौथा कृष्णा, कावेरी नदियों का उपजाऊ क्षेत्र। आगे देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत श्रृंखला भारतीय उपमहाद्वीप को पश्चिम तथा मध्य एशिया से अलग करती है। लेकिन इन पर्वतों में अनेक दर्रे मतलब 2 रास्ता होता है जो 2 पहाड़ियों के बीच से जुड़ा हुआ होता है, जैसे खैबर, बोलना एवं गुमला दर्रा। इन दर्रों के माध्यम से भारत का संपर्क अफगानिस्तान तथा ईरान से बना रहता था। दर्रे पहाड़ियों के बीच के संकरे रास्ते होते हैं, 2 पहाड़ियों के बीच जो संकरा रास्ता होता है ये क्या करता है, ये 2 जगहों को जोड़ता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, दर्रा कहा जाता है। आगे देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ही मेहरगढ़ जैसे स्थान हैं जहां लगभग 6000 ईसा पूर्व में लोगों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। कहाँ पर, तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र के मेहरगढ़ जैसे स्थान है, वहाँ पर क्या हुआ, गेहूं और जौ को उपजाना प्रारंभ किया गया। आगे देखते हैं, भेड़, बकरी तथा गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ही सिंधु एवं उसकी सहायक नदियाँ बहती हैं। सहायक नदियाँ आगे चलकर एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 यानी 2500 ईसा पूर्व साल पहले इन नदियों के किनारे नगरीय सभ्यता का विकास हुआ। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि सबसे पहले इन क्षेत्रों में कृषि कार्य प्रारंभ हुआ। जब कृषि कार्य प्रारंभ हुआ तो कृषि में जानवरों की भी आवश्यकता पड़ती है, फिर जानवर को भी मनुष्यों ने पालना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि जो सहायक नदियाँ थी उन नदियों के किनारे ही बड़ी बड़ी सभ्यताओं का क्या हुआ, विकास भी हुआ। आगे देखते हैं आगे के बारे में क्या दिया हुआ है। उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्व में गारो, खासी, जयंतिया, मिसमी और माया, ये क्या है, जनजाति भी है और इन्हीं के नाम पर इन पहाड़ियों का नाम भी है। और इसमें दिया हुआ कि सहायक नदियाँ, वैसी नदियाँ जो निकलती तो हैं जिनका ओरिजिन क्षेत्र होता है और फिर आके किसी मुख्य नदी में मिल जाती है और वो डायरेक्ट अपना पानी समुद्र में ना गिराकर उस नदी की सहायता से गिराती है, वैसे नदियों को सहायक नदियाँ कहते हैं। मूल नदी हो गया जैसे गंगा गंगोत्री से निकल के बंगाल के खाड़ी में गिर गई तो ये हो गई मुख्य नदियाँ, और इस नदी में आके सोन नदी का पानी मिल जाता है, गंडक का पानी मिल जाता है, तो ये सब नदियाँ क्या हो जाएंगी, गंगा की सहायक नदियाँ हो जाएंगी। ठीक है, वैसी नदियाँ जो अपनी पानी समुद्र में स्वयं ना गिराकर किसी नदी के सहायता से गिराती है, वैसे नदियों को सहायक नदियाँ कहा जाता है। आगे देखते हैं, इन पहाड़ियों के नाम पर यहाँ के आदिवासी मानव समूह की पहचान होती है। ये कौन सी, गारो, खासी, जयंतिया, मिसमी, ये जनजाति हैं। इन्हीं के नाम पर इन पहाड़ियों का नाम भी रख दिया गया है।
भारतीय उपमहाद्वीपों के बीच विंध्यान पर्वत विभाजन रेखा है। हमने बताया था भारत के यहाँ से बीचों बीच क्या होता है, विंध्यान रेंज है जो भारत को उत्तर भारत और दक्षिण भारत में दो भागों में क्या करती है, विभाजित करती है। कौन? तो विंध्यान रेंज यानी विंध्यान पर्वत। विंध्य के दक्षिण में ब्रह्मगिरी स्थल पर लगभग 3000 साल पहले लोगों ने महापाषाणी संस्कृति का निर्माण किया था। महापाषाणी संस्कृति में मृतकों को दफनाकर उसके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर गाड़ दिए जाते थे। ठीक है, विंध्यान रेंज के ऊपर क्या है, ब्रह्मगिरी है। ब्रह्मगिरी से जो नदियाँ भी निकलती हैं वहाँ क्या होता है, एक सभ्यता का विकास हुआ। वहाँ पे क्या किया गया, मृतकों को वहाँ पे दफना के बड़े बड़े पत्थरों से क्या कर दिया गया था, गिर दिया गया था। आगे देखते हैं, विंध्य पहाड़ियों के उत्तर पूर्व एवं ब्रह्मपुत्र नदी के पश्चिम में गंगा एवं उसकी सहायक नदियाँ बहती हैं। ठीक है, विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में स्थित कोल्डिहवा एवं चोपानीमांडो ऐसे स्थल है जहाँ सबसे पहले चावल यानी धान उपजाया गया। गेहूँ हो गया था कोल्डिहवा में, और चावल की बात हो गया कोल्डिया और चोपानीमांडो में क्या चावल सबसे पहले उपजाया गया। आगे देखते हैं, उत्तर भारत में बहने वाली नदी गंगा के दक्षिण का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। यहाँ के शासक बहुत ही शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। ऐसे गंगा अगर बह रही है तो ऊपर का क्षेत्र हो जाएगा उत्तरी क्षेत्र और नीचे का क्षेत्र क्या हो जाता है, दक्षिणी क्षेत्र। भौगोलिक रूपरेखा से इस विवरण से स्पष्ट है कि इस उपमहाद्वीप में यद्यपि अलग अलग क्षेत्रों में लोग अपने अपने ढंग से मानव समाज का निर्माण कर रहे थे, परंतु ये कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं रहे। ये लोग ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्रों में जोखिम उठाकर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की यात्रा करते थे और उपयोगी वस्तुओं का विनिमय यानी खरीद बिक्री करते थे। इसके अलावे लोगों को शिक्षा देने के लिए धार्मिक गुरु भी हमेशा भ्रमण करते रहते थे। यहाँ तक कि भारतीय उपमहाद्वीप के बडार के लोग भी खैबर बोलना और गोमल के रास्ते भारत आते रहे। इस आवागमन में हमारी संस्कृति परंपरा समृद्ध हुई। ठीक है, उसके बाद देखते हैं देश का नाम। देश का नाम अपना भारत कैसे पड़ा। हम अपने देश के लिए प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकलती है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस कहा तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। फारसी में यही शब्द हिंद एवं हिंदुस्तान जैसे नामों की उत्पत्ति के कारण था। इसी तरह एक दूसरी मान्यता के अनुसार इस देश का नाम भरत नामक मानव समूह के नाम पर पड़ा जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में रहते थे। इसका उल्लेख ऋग्वेद में लगभग 1500 ईसा पूर्व में मिलता है। अतः प्राप्त स्रोत एवं साक्ष्यों के आधार पर आप प्राचीन भारत के इतिहास को आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। प्राचीन काल में भारत में मानव जीवन कैसा था, प्रारंभिक समाज कैसा था, इसकी क्रमिक विकास कैसे हुई, यह सब आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है, अगला अध्याय हो जाएगा अध्याय 3। बहुत जल्द हम मिलेंगे अगले अध्याय के साथ भी। अब इसके बाद देखते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन और आंसर हैं। आइए याद करें वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, पहला क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर क, मनुष्य, पशु या पौधे के अवशेषों की प्राचीनता का निर्धारण किस विधि से करते हैं। हमने पहले पढ़ा कि कार्बन 14 पत्ती होती है जो हर मनुष्य जब तक जीवित रहता है कार्बन 14 कार्बन रेडिएशन रखता है। जब वो मरता है तो एक निश्चित रेट में धीरे धीरे छोड़ता है, उसी के आधार पर उसके काल का निर्धारण किया जाता है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सा पर्वत अलग करता है, इसमें क्या हो जाएगा, विंध्यान रेंज। विंध्यान रेंज क्या होती है, ये हो गया भारत। अगर मान लीजिए यहाँ से विंध्यान रेंज है जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को क्या करती है, अलग करती है। आगे देखते हैं चावल का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलता है। चावल का कहाँ से मिलता है, चावल का मिलता है कोल्डिहवा से। और मेहरगढ़ से क्या मिला है, मेहरगढ़ से मिल जाएगा गेहूं और जौ। कहाँ से, तो कोल्डिहवा से। कोल्डिहवा से हो जाता है चावल और मेहरगढ़ से गेहूं और जौ। ब्रुजहोम ये हो जाता है, ब्रुजहोम कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है कश्मीर में।
यहाँ से क्या मिला है, यहाँ से मिला है गेहूँ, यहाँ से भी गेहूँ, दाल और कुत्ते यानी और कुछ जानवर का अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो ब्रह्मगिरी से मिले हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, खाली स्थान है। खाली स्थान क्षेत्र के अधीन विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई। विशाल साम्राज्य की स्थापना कहाँ हुई थी, तो इसको हम दो लिख सकते हैं, या तो मगध क्षेत्र लिख सकते हैं, मगध क्षेत्र के अधीन विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई, या गंगा के दक्षिण, कहाँ लिख सकते हैं, गंगा के दक्षिण। ठीक है, गंगा के दक्षिण क्षेत्र के अधीन विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई, और गंगा के दक्षिण में ही मगध का भी क्या हुआ था, विस्तार हुआ था या साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो सबसे सटीक इसमें क्या भरेगा, गंगा के दक्षिण, क्योंकि यहाँ क्षेत्र दिया हुआ है, गंगा के दक्षिण क्षेत्र के अधीन क्या हुआ, विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई। भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को देश में विभाजित किया जाता है, कितने, तो 4 भागों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। पहला सबसे ऊपर हो जाएगा हिमालय, दूसरा हो जाता है कि गंगा का दोनों तरफ को उपजाऊ क्षेत्र, तीसरा क्या हो जाता है, भारत थी दक्षिण का दक्कन वाला पठार, और चौथा क्या हो जाता था, नीचे कृष्णा कावेरी नदी का जो क्या है उपजाऊ क्षेत्र। यानी 4 भौगोलिक क्षेत्र में भारत को क्या किया गया है, बांटा गया है। इसमें क्या भर दीजिएगा, 4। इसमें भर दीजिएगा गंगा के दक्षिणी भाग, इसमें हो जाएगा 4, और तीसरा में किसने खुदाई करवाई, नामक कुम्हरार। कुम्हरार कहाँ पड़ता है, बिहार में, बिहार के पटना में क्या पड़ता है, कुम्हरार। कौन खुदाई करवाया था, तो डॉक्टर स्पूनर। क्या नाम होता है इनका, डॉक्टर स्पूनर। डॉक्टर स्पूनर ने कुम्हरार नामक स्थान पर क्या की, खुदाई करवाई। आधुनिक काल का आरंभ कब से माना जाता है, तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। क्या भरिएगा इसमें, इसमें जाएगा 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। 18वीं शताब्दी, क्या लिखिएगा, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, उत्तरार्ध। ठीक है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में क्या हुआ, आधुनिक काल का आरंभ हुआ। आगे दिया क्षेत्र में महापाषाणी संस्कृति का निर्माण हुआ था, किस क्षेत्र में, इसमें हो जाएगा विंध्यन, विंध्य के क्या हो जाएगा, दक्षिण क्षेत्र में। कहाँ पे हो जाएगा, विंध्य के दक्षिण क्षेत्र में क्या होता है, महापाषाणी संस्कृति का निर्माण होता है। आगे देखते हैं, आगे और कुछ एक्सरसाइज। हाँ, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ क्या करना है, मिलान करना है। यहाँ खासी है, हमने पीछे पढ़ा था, गारो, खासी, जयंतिया, मधवी, सब क्या है, जनजाति हैं। खासी को किससे मिलन कीजिएगा, जनजाति से। ठीक है, मगध क्या था, ये था प्रथम बड़ा साम्राज्य, सबसे बड़ा साम्राज्य कौन था, मगध। महापाषाणिक संस्कृति, ये क्या हो जाएगा, महापाषाणिक संस्कृति हो जाएगा दक्षिण भारत में। और चौपानी मांडो अनाज का क्या था, प्रमाण मिला है। ठीक है, चारों का चारों मिलान हो गया। खासी क्या हो जाएगा, जनजाति। मगध क्या हो जाएगा, प्रथम बड़ा साम्राज्य। अब महापाषाणिक संस्कृति हो जाएगा दक्षिण भारत, और अनाज का प्रमाण कहाँ से, चोपा निमांडो से। आगे देखते हैं, अब आइए चर्चा करें। इतिहास के अध्ययन से हमें कई तरह की जानकारी प्राप्त होती है, तो बहुत तरह की जानकारी प्राप्त होती है कि हमारे पूर्वज पहले कहाँ रहते थे, किस तरह के वस्त्र पहनते थे, क्या उनका पहनावा था, क्या उनका खान पान था, वो किस प्रकार जंगल से निकलकर मैदानी क्षेत्र में आए, फिर खेती प्रारंभ किया, फिर पहले आग का खोज हुआ, फिर पहिए का खोज हुआ, फिर उन्होंने खेती प्रारंभ की। खेती प्रारंभ की तो उस खेत को देखने के लिए खेत के किनारे क्या किया, रहना शुरू किया। जब खेत के किनारे रहने लगे तो उन्होंने जानवरों को भी बांध के रखा। पहले जानवर छोटे थे तो उन्हें कम मांस मिलता था, वही जानवर जब बड़े हो गए तो ज़्यादा अधिक मांस मिलने लगा। तो अब क्या हुआ कि खेत के बगल में छोटे कस्बे और गाँव का विकास हुआ। यही गाँव जब एक सिस्टमेटिक ढंग से बसने लगा तब ये शहर का निर्माण हुआ। फिर ये शहर के बाद एक साम्राज्य बना, और उस वक्त बहुत बड़ा मगध विशाल साम्राज्य बना। और मगध साम्राज्य जब बना तो कैसे उसका पतन हुआ, कैसे उसका विकास हुआ, ये सब कहाँ से मिलता है, इतिहास से मिलता है। पुरातत्व किसे कहते हैं, दिया पुरातत्व। पुरातत्व उससे हो सकता है जिसे भौतिक जो अवशेष, ठीक है, भौतिक अवशेषों के माध्यम से प्राचीन और हाल के मानव का जो अतीत का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहेंगे, उसे पुरातत्व कहेंगे। आगे इतिहास के अध्ययन से अपने अतीत के बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है, तो सेम हो जाएगा अतीत के बारे में कि हमारे पूर्वज कैसा पहनावा था, वो क्या खाते थे, उनका रहन सहन कैसा था, कैसे वो जंगल और पहाड़ों से निकलकर एक समाज के बीच रहने लगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
अतीत की जानकारी जिन जिन स्रोतों के माध्यम से होती है उसकी एक सूची बनाइए। इसका एक सूची बना लीजिए। सबसे पहले तो हो जाता है धार्मिक पुस्तकें। हम धार्मिक पुस्तकों को खोजते हैं, ढूंढते हैं और उनको पढ़ते हैं तो अतीत के बारे में जानकारी मिलती है। और दूसरा, जब खुदाई में जो अवशेष मिलते हैं, जैसे सिक्के मिले हैं, आभूषण मिले हैं, उसके बाद क्या हथियार मिले हैं, इन सब चीज़ों से क्या पता चलता है कि उस समय का इतिहास कैसा था। देश का नाम भारत, उसके बाद देश का नाम भारत और इंडिया, वहीं पहले इंडस, इंडस यानी सिंधु नदी हुआ, इंडस इंडस कहते कहते इंडिया नाम पड़ गया। कार्बन 14 प्रति वो है कि हर मनुष्य जब जीवित रहता है तो एक निश्चित मात्रा में कार्बन की मात्रा उसके शरीर में होती है। जब वो मरते हैं तो धीरे धीरे शरीर से निश्चित मात्रा में कार्बन 14 निकलते रहता है। उसी के जो अवशेष बचा रहता है उसी आधार पर क्या किया जाता है, काल का निर्धारण किया जाता है। इसका आंसर देख लीजिए कहाँ पे, तो पेज नंबर 10 में। और इसका आंसर देख लीजिए पेज नंबर 13 में। ठीक है। पुरातत्वी द्वारा खुदाई में प्राप्त वस्तुओं की सूची बनाए। ठीक है। और मानचित्र वगैरह नर्मदा, गंगा, विंध्यन, सतपुड़ा पहाड़ी है। भारत का नक्शा बना लीजिए। ठीक है। यहाँ से गंगा, ऊपर गंगा नदी बहेगी, नर्मदा यहाँ से अमरकंटक से निकलती है। ठीक है। और ये विंध्यन पर्वत है जो भारत को उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में बांटती है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ यहाँ पे हो जाएगा, सतपुड़ा एमपी में। ठीक है। ये था हमारा चैप्टर नंबर 2। इसके बाद अध्याय 3। अध्याय 3 में क्या पढ़ना है, अध्याय 3 में पढ़ना है प्रारंभिक समाज। ठीक है। प्रारंभिक समाज, प्रारंभिक समाज। अध्याय 2 में हमने पढ़ा कि लोग किस तरह पहाड़ियों और जंगलों से निकलकर एक मैदानी क्षेत्र में रहने लगे। कहाँ रहने लगे, मैदानी क्षेत्र में। और मैदानी क्षेत्र में आए तो बहुत बड़ा भूभाग पर उन्होंने खेती प्रारंभ किया। इस खेती को देखने के लिए अगल बगल घर बनाए और जानवरों को पाला। अब ये एक जगह रहने लगे, तब क्या होगा, जब एक जगह रहेंगे तो एक समाज का निर्माण होगा। इस समाज कैसा, प्रारंभिक समाज। स्टार्टिंग में समाज कैसा था, इसका अध्ययन कहाँ करेंगे, अध्याय 3 में। तो बहुत जल्द मिलते हैं अध्याय 3 में। ठीक है। तब तक हमारा अगला वीडियो भी आप देख सकते हैं। ये देखिए हमारा प्रयास है, ये 14 चैप्टर है और 14 दिन में इस पुस्तक को ख़त्म करना है। ठीक है। अगर आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।